हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक अगेन इन विद्या निकेतन एंड आई एम सुनीता श्रीवास्तव। चिल्ड्रेन, हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात कर रहे थे और हमने इस चैप्टर में कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ भी ली थी, जिसके 2 पार्ट में हमने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की जो इस चैप्टर में है। और हमारा जो आज का टॉपिक होगा शुरू, वो है बैलेंस डाइट। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस डाइट। The food we normally eat in a day is our diet. For growth and maintenance of our good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. तो सामान्य तौर पर पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे हम डाइट या आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और उसके अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे भोजन के जो पोषक तत्व हैं वे सभी उचित मात्रा में होने चाहिए, जिनकी की हमारे शरीर को आवश्यकता है। इसमें ना तो कोई भी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम। इसके साथ ही हमारे भोजन में जो रफेज हैं उनकी भी मात्रा होनी चाहिए और वाटर का होना भी बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार का जो आहार होता है, इस तरह का जो डाइट होता है हमारा, उसी को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। तब हम लिखेंगे द डाइट इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स present in a adequate amount is called our balanced diet। तो यहाँ पर ये आंसर आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस्ड डाइट would depend on the amount of physical work that we do। अब यहाँ पर देखिए, आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, और क्या आप ये जानते हैं कि क्या सभी एज ग्रुप के लिए एक जैसा ही डाइट संतुलित या बैलेंस डाइट होता है? तो ऐसा नहीं है। सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक जैसे ही भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सभी के लिए अलग अलग टाइप के भोजन की आवश्यकता होती है ना। जैसे आप ग्रोइंग चाइल्ड हैं या बढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपके भोजन में प्रोटीन वाला भोजन ज़्यादा चाहिए, ताकि जो आपका ग्रोथ है वो अच्छी प्रकार से हो सके। इसी तरह से जो लोग फिज़िकल वर्क करते हैं उन्हें एनर्जी गिविंग फूड यानी कार्बोहाइड्रेट या जो फैट रिच फूड होते हैं वो उनको चाहिए होगा। और जो लोग ओल्ड एज में होते हैं उन्हें विटामिन्स और मिनरल्स रिच फूड होनी चाहिए उनके भोजन में, और इस तरह का डाइट उनका होना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि would depend all the balanced diet what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। क्या हमारा जो भोजन है, हमारा जो बैलेंस डाइट है, वो हमारे फिज़िकल वर्क पर भी डिपेंड करता है? तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो जितना फिज़िकल वर्क करता है उसका डाइट बाकी सभी से अलग होता है। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ whatever you eat over a period of week, check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food item being eaten within a day or so। एक सप्ताह में आपने जो कुछ भी खाया उसका एक चार्ट आपको तैयार करनी है, और आपको जांच करना है कि प्रतिदिन जो कुछ भी आपने खाया उसमें क्या भोजन के सभी पोषक तत्व उपस्थित थे और क्या आपने संतुलित आहार लिया। अब यहाँ पे देखिए, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? जो हमारे अंकुरित अनाज होते हैं, जो हमारे अंकुरित जो बीज होते हैं उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है। जैसे मूंग है और जैसे बंगाल ग्राम यानी कि जो चना होता है, उसके अंकुरन को आपने घर में देखा होगा।
इसके बाद है फर्मेंटेड फूड, यानी कि जो साउथ इंडियन डिशेस जो होती हैं हमारी इडलीज़ की या जो डोसे की होती है, जो फर्मेंट हो जाता है या जिसको हम हिंदी में किण्वित भोजन भी कहते हैं। तो ये कैसा होता है, ये फ्लफ़ी हो जाता है ना, तो इसलिए इसको हम कहते हैं फर्मेंटेड फूड। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस। जो थेपला होता है या जो मिस्सी रोटी होती है, मिस्सी रोटी किसे कहते हैं, बहुत सारे आटे को मिलाकर जो रोटी बनाई जाती है उनको हम मिस्सी रोटी कहते हैं, जिसमें क्या गेहूं का आटा भी होता है, बेसन होते हैं, सत्तू होता है और मक्के के आटे को भी उसमें मिलाया जाता है और इस तरह से मिस्सी रोटी तैयार की जाती है। इसी तरह से थेपला जो होता है अनाजों और दालों को मिलाकर बनाया जाता है। इसके अलावा देखिए बनाना, स्पिनच, सत्तू, जगेरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। तो जितने भी प्रकार की दालें हैं, मूंगफली है, सोयाबीन है या अंकुरित बीज हैं, जैसे कि मूंग है, चना है, फर्मेंटेड फूड है जो कि इडली डोसा से हमें मिलता है, जो कि इडली डोसा जिससे बनते हैं, या आटे के मिश्रण से बना हुआ जो मिस्सी रोटी है, थेपला है जो कि अनाजों और दालों से बना होता है, केला, पालक, सत्तू, गुड़, या हमारे पास जो सब्जियां उपलब्ध होती हैं, इसी प्रकार के अन्य जो भोजन हैं उनमें बहुत सारे पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं। और इसलिए हम कोई भी कम खर्च या हम जिसे हम कहते हैं कि मिनिमम खर्च में भी, हम बिना खर्च किए भी, कम खर्च में भी संतुलित आहार को खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें संतुलित थाली लेने के लिए, संतुलित आहार लेने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चलिए, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ, it should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in process of cooking and preparation? क्या आपको पता है कि जो हम भोजन खाते हैं सिर्फ उसी से हमारी बात नहीं बन जाते। केवल उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि जो उसमें पोषक तत्व उपस्थित हैं वे नष्ट ना हो जाएं। और क्या आप जानते हैं कि जब हम भोजन को पकाते हैं तब उसके कुछ पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और इस तरह से जो पोषक तत्व हमें मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। इफ़ द वेजिटेबल्स, कुछ विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए पानी में घुलनशील होता है और जब हम भोजन को पकाते हैं तब वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जैसे कि गाजर में या पपीते में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है, लेकिन जब हम उसको पकाते हैं तो क्या होता है, उनका जो विटामिन ए है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि गाजर या पपीता हम कच्चा ही खा लें। ओके, नेक्स्ट चलिए, if the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. बहुत सारे जो फल होते हैं और बहुत सारी जो सब्जियां होती हैं, सामान्यतः सभी, यदि उनका छिलका उतार कर उसको धोया जाता है तो संभवतः उनकी जो विटामिन्स और जो मिनरल्स हैं वो पानी के साथ धुलकर बह जाते हैं। सब्जियों और फलों के जो छिलके होते हैं उनमें भी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं और उनको हमें छीलकर हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सामान्यतः हमें जो भी फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छी तरह धोकर और ऐसे भी खा लेनी चाहिए, उनके छिलके को हटाना नहीं चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, एप्पल जो होते हैं उनको वॉश भी करते हैं और इनके बाद उनको छीलकर उनका छिलका भी हटा देते हैं, तो इससे बहुत सारे जो विटामिन्स होते हैं हमारे एप्पल में वो क्या हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनके छिलकों को भी हम अच्छी तरह से साफ़ कर उनको यूज़ में लाएं। चावल और दालों को अगर हम बार बार धोते हैं तो उनमें क्या होता है, कुछ विटामिन्स और मिनरल्स उनमें भी मौजूद होते हैं और बार बार धोने से वो पानी के साथ धुलकर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। एट द सेम टाइम cooking also result in the loss of certain nutrients.
Many useful protein and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. हम सभी जानते हैं कि पकाने से जो हमारा भोजन है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है, सुस्वादु हो जाता है और पचने में भी आसान हो जाता है। इसके साथ ही कुछ पोषक तत्व उनके नष्ट हो जाते हैं। पकाने से कुछ पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अगर भोजन पकाने में हम कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, जैसे चावल उबालने के लिए हम बहुत सारा पानी उसमें डालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस पानी को हम फेंक देते हैं, तो कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स उनके साथ ही वेस्ट चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर राजमा है, छोला है, छोले जो होते हैं हमारे, उनको हम बॉइल्ड करते हैं और फिर अगर उनका पानी हम फेंक देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उनके जो यूज़फुल प्रोटीन होते हैं, क्योंकि दालों में क्या होता है, जो राजमा होते हैं, जो छोले होते हैं, उनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो वो क्या हो जाता है, अगर हमने उसको बॉइल्ड किया और उसके बाद उसके पानी को हमने फेंक दिया तो उनमें जो प्रोटीन या जो मिनरल्स थे, प्रेजेंट थे, वो क्या हो जाते हैं, वो धुल जाते हैं, वे वेस्ट हो जाते हैं या हम जिसे कह सकते हैं कि नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे यूज़ में नहीं आए। नेक्स्ट है, विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। विटामिन सी जो होता है ना, अगर हम उनको पकाते हैं या जब वो हीट के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वो बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी को जब हम पकाते हैं तो हमें जो उसका विटामिन सी है वो तो नष्ट हो ही जाता है। तब हमें ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये है कि विटामिन सी रिच जो फूड होता है हमारा, उसे हम कच्चा ही खाएं। जैसे कि आपने अपनी मम्मी से आप पूछ के देखना कि जैसे कई डिशेस ऐसी होती हैं जिनमें हम नींबू का रस डालते हैं, तो जब हम नींबू का रस डालते हैं तो सिर्फ हमें स्वाद मिलता है, उसका जो विटामिन सी होता है वो नष्ट हो जाता है। जनरली क्या होता है, विटामिन सी रिच फूड जो होते हैं जैसे कि नींबू होता है या संतरा होता है, इसको हम क्या करते हैं, कच्चा ही खाते हैं और सभी लोग इसको कच्चा ही खाना पसंद भी करते हैं, क्योंकि हम नींबू को या संतरे को पकाकर तो नहीं खाते, है ना। तब उसका जो विटामिन सी है वो हमें मिल जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। तो क्या ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं होगा, क्या हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम कुछ फलों और सब्जियों को सलाद के रूप में यूज़ करें और उनके जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो हमें मिलते रहें। बूझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। अ कटोरी या बॉल ऑफ फैट will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fats, like fried food like samosa, puri, malai, rabdi and peda. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat rich food and we may end up suffering from a condition called obesity. अब यहाँ बूझो क्या सोचता है, वह सोचता है कि हर समय फैट रिच फूड ही बेस्ट फूड है, क्योंकि उसने पढ़ा है ना, हमने अभी पीछे पढ़ा था ना कि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जो होता है वो एक कटोरी वसा से कम एनर्जी देता है, यानी कि एक कटोरी जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी जो फैट रिच फूड होता है उससे हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। तब उसने तली हुई क्या की, पूड़ियाँ, मलाई, पेड़ा और फैट रिच फूड खाना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, आप क्या समझते हैं कि ये उसने ठीक किया? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि इतना अधिक फैट रिच जो फूड्स होते हैं अगर हम खाएं तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में मोटापा या थुलथुलापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी। बहुत ज़्यादा मोटापा यानी थुलथुलापन उसको हम कहते हैं, उसे हम मोटापा नहीं कहते और ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में, यानी कमी से होने वाली बीमारियां या जिसे हम अभावजन्य बीमारी भी या रोग भी कहते हैं।
A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain particular nutrients. If these continue over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorder in our body. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency disease. तो deficiency disease क्या होता है? अभावजन्य रोग, यानी किसी पोषक तत्व की लंबी अवधि तक कमी के कारण जो भी विकृतियाँ या जो भी डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर होने लगता है उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। तो एक व्यक्ति खाने में पर्याप्त भोजन खा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी रह जाती है, और ये कमी अगर अधिक लंबी अवधि तक चलती रहती है तो वो व्यक्ति डेफिशिएंसी डिजीज़ से ग्रसित हो जाता है। एक या उससे अधिक पोषक तत्वों के अभाव से हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिजीज़ होने लगते हैं या कुछ डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। और ये जो रोग होता है ये लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण ही होता है और डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाता है। If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उससे कुछ डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कि उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, चेहरे पर स्वेलिंग आ जाती है यानी कि सूजन आ जाते हैं, बालों का रंग उड़ने लगता है और स्किन डिजीज़ जैसी बीमारियां और डिसेंट्री जैसी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person became very lean and thin and so weak that he or she may not be able to move. यदि प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है या नहीं वो लेता है तो क्या होता है, उससे उसका जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाता है और जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा लीन एंड थीन यानी दुबला पतला हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो वीक भी हो जाता है, कमज़ोर भी हो जाता है। इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है वो कि चलने तक में वो असमर्थ हो जाता है। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. विभिन्न प्रकार के जो विटामिन्स हैं और जो मिनरल्स हैं उनके डेफिशिएंसी की वजह से डिफरेंट काइंड्स के जो रोग होते हैं, जो डिजीज़ होते हैं या जो डिसऑर्डर्स हैं वो हो जाते हैं। तो वे कौन से हैं ये सब हम पढ़ेंगे अभी हमारे टेबल 1.2.3 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। ये सभी जो अभावजन्य रोग है या जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं इनको हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं इनको हम बैलेंस डाइट लेकर रोक सकते हैं। ओके, तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीज़न वाई widely varying food from different region had a common distribution. This distribution we find ensure that our meal have a balance of the different nutrients needed by the body. यहाँ पर देखिए हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि जितने भी तरह के जो हमारे भारतवर्ष में जितने भी क्षेत्र हैं, इस चैप्टर में हमने ये भी जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में जो इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं हैं
उनके होते हुए भी आहार जो हमारा होता है उनमें पोषक तत्वों का जो वितरण है, कहीं पर जैसे रोटी दाल खाई जाती हैं, कहीं मक्के की रोटी और साग खाया जाता है, कहीं चावल और सब्जी खाई जाती है। तो जो डिफरेंट जो फूड आइटम्स हैं, जो वितरण है हमारे पोषक तत्वों की, हमारे भोजन की, उनके बावजूद भी जो हमारा भोजन है उनमें पोषक तत्वों की उपस्थिति जो है वो लगभग एक जैसी होती है, यानी वो संतुलित रहता है। तो जो ये वितरण है हमारे भोजन में पोषक तत्वों की उपस्थिति को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। यानी जहाँ भी हमारे भारतवर्ष में जिन क्षेत्रों में जो कुछ भी खाया जाता है वो वहाँ के हिसाब से बिल्कुल बैलेंस डाइट ही होता है। तो आइए अब हम देखते हैं इस चार्ट में 2.3 में सम डिसऑर्डर्स कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जो हमारे विटामिन्स और मिनरल्स के अभाव से या कमी से जितने भी तरह के जो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं या जो डिजीज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं और किस विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से क्या होते हैं और उनके क्या क्या लक्षण हैं, यहाँ पर हम जानेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर विटामिन्स और मिनरल्स हैं, यहाँ डेफिशिएंसी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स हैं और यहाँ पे सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले विटामिन ए है। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, कमी से क्या हो सकते हैं, इनमें लॉस ऑफ विज़न यानी कि देखने में दिक्कत होने लगती है, आपकी दृष्टि कमज़ोर होने लगती है, आपके आँखों की रोशनी कम होने लगती है। पुअर विज़न, आपको अच्छा दिखाई नहीं देता, यानी आपकी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, अंधेरा होने पर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। सम टाइम कम्प्लीटली लॉस ऑफ विज़न, और कभी कभी तो इसकी वजह से अंधापन भी हो सकता है। विटामिन B1, ओके, विटामिन B1 इसलिए है क्योंकि विटामिन बी कई तरह के होते हैं। तो यहाँ विटामिन B1 की कमी से बेरी जैसी बीमारी होती है। और इनके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है, वीक मसल्स, हमारे मसल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और काम करने के लिए हमें बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं होती, हमें थकान सा महसूस होने लगता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और कैसे क्या है इनके लक्षण, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, यानी मसूड़ों से खून आने लगता है। उन्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और घावों को भरने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। विटामिन डी है, और इनकी कमी से रिकेट्स जैसी बीमारी, रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। इनमें क्या होता है, इनके लक्षण क्या हैं, इनसे क्या होता है, बोन्स बिकेम सॉफ्ट एंड बेंड, हड्डियां हमारी बिल्कुल कोमल हो जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं और वो मुड़ भी जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे विटामिन्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखिए मिनरल्स। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से बोन एंड टीथ डिके, यानी हमारी जो हड्डियां हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे दांत भी झड़ने लगते हैं, असमय गिरने लगते हैं। वीक बोन्स और टूथ डिके इनके सिम्टम्स हैं। इनके लक्षण क्या क्या हैं कि हमारी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे दांत झड़ने लग जाते हैं, असमय ख़राब होने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो मिनरल्स है वो है आयोडीन, और इसकी कमी से ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। और इनके सिम्टम्स क्या है, ग्लैंड इन द नेक अपीयर सोलेन, हमारे गले के नीचे, आप गले के पास देखेंगे ग्लैंड होता है एक, वो क्या हो जाता है, वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। ओके, मेंटली डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, और इसकी बहुत कमी होने से बच्चों में क्या होता है, मेंटली वो मानसिक तनाव, मानसिक तरह से वो ग्रसित हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा आयरन, और आयरन की कमी से जो बीमारी होती है उसे हम एनीमिया कहते हैं। और जिसको एनीमिया रहता है उसको वीकनेस फील होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। ये हैं इनके लक्षण। तो आपने देखा, हमने इस चैप्टर को बड़ी ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर रहते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो आप एक बार से दोबारा आप इस चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में बनाया है ताकि आप हर पार्ट को बड़ी आसानी से इस चैप्टर को समझ सकें। और अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।